बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL यानी मोहम्मद तस्लीम। आज हम KPK और बलूचिस्तान पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के 29 तारीख के एहतजाज पर और इसराइली दहशतगर्द। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में जो मुश्किल तरीन खित्ता है वो बलूचिस्तान है और उसके साथ दूसरा KPK। हम चाहते हैं कि इन दो इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को, गवर्नेंस की, क्योंकि हालात कितने ख़राब हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हमें इजाफी मेहनत करनी पड़ेगी, इजाफी तवज्जो देनी पड़ेगी बलूचिस्तान पर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रोज़गार के वसाइल बिल्कुल नहीं। अगर कुछ है तो सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब लोगों को तिजारत के लिए, काम के लिए, मुलाजमत के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है ताकि बलोचों का एतमाद बहाल हो सके। लेकिन हम तो अच्छे खासे लोगों को धुतकार देते हैं, जैसे हमने सरदार अख्तर मंगल के साथ किया। सरदार अख्तर मंगल बाहर चले गए छोड़ छाड़ कर, और अगर वो हमारी कौमी धारे की सियासत से बाहर निकल गए तो शायद उसके बाद बलूचिस्तान का वापसी का कोई रास्ता ना रहे, क्योंकि अगर 7वां बहरी बेड़ा भी बाहर आ गया तो वो हमारे मुखालफत में आएगा, वो हमारी हिमायत में नहीं आएगा। जैसे 1971 में वो तो खैर आता ही रहा, हमारी मदद के लिए आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान उड़वा दिया उसे। दूसरी तरफ अगर हम KPK को देखें, KPK से एक तो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने सींग फंसाए हुए हैं। दूसरे कुर्रम जिला कुर्रम जो है, पहले कुर्रम एजेंसी हुआ करती थी, वहां बहुत से मसाइल हैं। बुनियादी तौर पर तो अभी 60-70 लोग शहीद हुए हैं पिछले दिनों। वहाँ हंगामे, जो लड़ाई हुई, हंगामे तो नहीं कह सकते हम, लड़ाई हुई, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो फिर कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और कुछ हलाकतों की भी इत्तलात मिली है। बुनियादी तौर पर यह मसला है क्या? कुछ सुन्नी कबाइल हैं, कुछ शिया कबाइल हैं, और उन दोनों के दरमियान आपस में जो बुनियादी तौर पर मिल्कियत, ज़मीन और पहाड़ों की मिल्कियत का तनाज़ा बताया जाता है, और उसमें जो बैरूनी फैक्टर जो है वो जब शामिल हो जाता है, तालिबान फैक्टर, TTP वाले, क्योंकि यहाँ वसाइल हैं, वहाँ से जो काने हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा पत्थर निकलता है जिससे ये टाइलें बनती हैं, हमारी मोज़ाइक बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसका पैसा इन्वॉल्व है इसमें, और इस तरह ये झगड़ा चल रहा है। लेकिन बहरहाल उसे ठीक करने के लिए जो तरीका होना चाहिए, जिरगा तो है, लेकिन सिर्फ जिरगे के वसाइल जो है ना, सिर्फ जिरगे से बैठने से, मीटिंग से बिला नतीजा कुछ नहीं हो सकता। उस पर कोई फ्रूटफुल मीटिंग्स होनी चाहिए, और वफाकी हुकूमत को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर गया हुआ है, वो ज़मीन का टुकड़ा, तो वो महसूस होता है कि वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो इस वजह से जो वहाँ का फैक्टर है, बैनुल अक़वामी फैक्टर भी वहाँ से असरअंदाज हो रहा है। आज जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा, कल उन्होंने बताया था कि 45 दिन का जो टाइम पीरियड था हुकूमत को दिया गया था वो मुकम्मल हो गया है, और अब उन्होंने 29 तारीख को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है, और उसके बाद धरना भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम पहले हड़ताल की थी
अब हम पहिया जाम करेंगे। अब पाकिस्तान की मईशत वैसी ही बेचारी मर मर के जी रही है, तो इसमें अगर पहिया जाम शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन समझ में नहीं आता हमारे जो ब्रिलियंट जहन हैं, ज़हीन दिमाग हैं, क्या चाहते हैं वो पाकिस्तान में, किस तरह वो लोग जो हैं इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा शरह सूद पर कर्जा ले लिया हुकूमत ने। कर्ज तो हम वैसे ही हैं, वो बकौल गालिब के कर्ज के पीते थे मैं और कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो हमारी फाका मस्ती जो है, खुदा ना करे कि वो फाका मस्ती हमें ले जाए कहाँ, कि हम अपने जो कीमती असासे हैं, फिलहाल तो हम PIA बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, स्टील मिल बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिक नहीं रहे, कल को हमें अपने एडमी असासे ना बेचने पड़ जाएंगे। और लग ऐसे ही रहा है कि जिस तरह हमारे हालात हैं, जिस तरह इन लोगों के हाथ में हमारे सारे फैसले हैं, वो इंतहाई नाअहल, नालायक और निकम्मे हैं। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब इस वक्त तशरीफ ले गए हैं, अब देखें वो उनके पटारी में से क्या निकलता है। जो यहाँ पाकिस्तान में जब होते हैं तो वो चाहते हैं कि मोदी के साथ हालात ठीक हो जाएं, भारत के साथ तिजारत शुरू हो जाए। वहाँ जाके वो क्या बोलेंगे। और उनके जो बड़े ख़ास आदमी थे जिन्होंने जंगबंदी का मुआहदा किया 2019 में और कश्मीर को पक्का पक्का भारत के हवाले करने का मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया। अब भी मसला कश्मीर के पर हमारे लोग जो हैं वो एहतजाज करते हैं कि दुनिया भर में कश्मीरी करते हैं। और अब एक चीज़ हम पहले अपने प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि सिख और कश्मीरी मिलकर दुनिया भर में जद्दोजहद करें। तो ये एक यकजहती का मुजाहरा कल देखने को मिला न्यूयॉर्क में, जहां सिखों ने और कश्मीरियों ने मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ मुजाहरा किया। अगर ये मिलकर तहरीक चलाएं तो खालिस्तान और कश्मीर दोनों आज़ाद हो सकते हैं भारत से और इस पर बहुत से फायदे हासिल हो सकते। दूसरी तरफ जो कल तफसीली फैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों का, उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी आ रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि वो हमारी हुकूमत है वो बिल्कुल राज़ी नहीं है और वो चाहती है कि ये मखसूस नशिस्तें बिल्कुल ना दी जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब उस पर आगे क्या होगा, क्या अमल होगा। अब इस वक्त एक लड़ाई है, काजी फायज ईसा पूरे निज़ाम इंसाफ को, हमारे अदालती निज़ाम को तबाह करने पर तुले हुए हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो वकला हैं वो तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस काम के लिए जो इस वक्त हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा जोर लगा रहे हैं। वो भुट्टो हैं या जरदारी, ये तो खैर 2007 से पहले तो वो जरदारी थे, और जिस रात उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, कत्ल हुआ, वो उसी रात भुट्टो भी हो गए। तो आज उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि आईनी अदालत बनेगी, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। अब मतलब ये है कि वो जो काम था बूट पॉलिश का, अब शहबाज शरीफ साहब से ले लिया गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये मुहिम कामयाब होती है या नाकाम, हर दोनों सूरतों में अगर ये वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो उसके बाद ये पहला और आखिरी मौका होगा इनका। उसके बाद सियासत भुट्टो ख़ानदान की जो विरासत है, जिस तरह उनकी रिवायत है कि वो बेटों में नहीं बेटियों को मुंतकिल होती है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि पीपल्स पार्टी की सियासत, भुट्टो ख़ानदान की सियासत या आप जरदारी ख़ानदान की सियासत बिलावल के हाथ से निकलकर आसफा के हाथ में चली जाएगी। दूसरी तरफ जो जजेस कमेटी बनाई गई है ऑर्डिनेंस की सूरत में के नतीजे में, उस पर एतराज़ उठा दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और दूसरा रोज़ जो उसका इजलास हुआ था उसमें शिरकत नहीं की और उन्होंने ख़त लिखकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि ये आपने किस तरह किया
क्यों अपनी ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ کر دیا. پہلے اس آرڈیننس کی قانونی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ قانونی طور پر درست تھا تو پھر جس طرح فل کورٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کون کون سے ججز اس کے ممبران ہوں گے، تو اس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہونا تھا. اکیلے کسی نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ اگر اکیلے ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر پہلے والا طریقہ ٹھیک تھا کہ چیف جسٹس صاحب خود ہی فیصلہ کرتے تھے، جج کا فیصلہ بھی کرتے تھے، بینچ کا فیصلہ بھی کرتے تھے، اور کیس بھی لگا دیتے تھے. تو اس کے لیے کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر جو گزشتہ روز ان کی غیر موجودگی میں اجلاس کو نہیں روکا گیا، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ہمزاد کے ساتھ مل کر، ان کی ہمزادی ہیں وہ، انہوں نے مل کر جو بینچ بنائے. اب ان میں جو 63A والا ہے اس میں جسٹس منیب کو ڈال دیا. تو جسٹس منیب نے بھی غالباً، ابھی تک انکار تو نہیں کیا، لیکن غالباً یہ امکان ہے کہ جسٹس منیب اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے اور وہ بینچ ٹوٹ جائے گا. اس طرح یہ مسائل گنجلک ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے سیاسی رہنما جنہیں لالی پاپ دیا گیا ہے وہ اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، دوسری طرف ہمارے جو ججز ہیں وہ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ناکامی ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ اپنی جگہ موجود ہے. الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن کوئی فیصلہ کل تک نہیں کر سکا تھا. تو وہ ایک مرتبہ ایک ٹیسٹ میچ میں ہمارے مدثر نظر ایک بیٹسمین ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی سست ترین سینچری بنائی تھی. تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سست ترین سینچری بنانے کے چکر میں ہے. وہ ابھی تک 0 پہ ہی کھڑا ہوا ہے، 5 دن سے انہوں نے 1 رن بھی نہیں بنایا. یا تو وہ خود کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کرتے، فیصلہ نہ کر کے تو ان پر توہین عدالت لگے گی. اور جب ایک دوسری طرف سے ایک مطالبہ آ رہا ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں انتخابات میں زبردست ڈکیتی، دھاندلی تو نہیں ہے، دھاندلی تو بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی مار کر پاکستان کے جو حالات غیر یقینی کیے، اس کا نقصان پاکستان کو جتنا ہوا پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.